हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक रोशन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुमेंटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेबेलियन इन द कंट्री साइड। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे नॉन कॉपरेशन का इम्पैक्ट सिटीज पे था, इस वीडियो में हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और रेबेलियन इन द कंट्री साइड देखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को पहले जाकर देखें, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं रेबेलियन इन द कंट्री साइड। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट सिटी और टाउन पे था, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कंट्री साइड पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिटीज़ हो या चाहे टाउन्स हो चाहे फिर विलेज हो, वहाँ पे अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर और ऑक्यूपेशन वाले लोग होंगे। तो वैसा ही विलेजेस में था, अलग अलग ऑक्यूपेशंस वाले लोग होते थे, चाहे कोई फार्मर्स होते थे, चाहे वो कोई अलग अलग सेक्टर्स के, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी उस पीरियड में बहुत रेयर केस में पाया जाता था, लेकिन फिर भी टर्शियरी वाले अगर कोई सेक्टर में कोई लोग है तो उनको भी इंक्लूड करेंगे इसमें। तो कैसा इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पहले देखेंगे कि फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट था, कि जनरली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ब्रिटिशर्स के हार्श डिसीजन के फार्मर्स ही हुआ करते थे। तो ये एक स्टोरी है अवध की, जो उत्तर प्रदेश का एक रीजन है। तो उसमें हुआ क्या था, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट कि इसमें हम लोग ये नहीं अभी देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डायरेक्टली फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले हम लोग एक फ्लैशबैक में जाएंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आने से पहले फार्मर्स की क्या स्थिति थी अवध के रीजन में, वो पहले हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स वो टारगेट थे इस मूवमेंट के। ऐसा क्या होता था कि तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स जनरली हाई टैक्स चार्ज करते थे फार्मर्स से, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको पावर दिया गया था, तो जनरली हाई टैक्स चार्ज करते थे, जिसको वो पे करने में फार्मर लोग अनसक्सेसफुल रहते थे, जिसके कारण उनको अलग अलग पनिशमेंट झेलना पड़ता था। जिसमें से एक था बेगार। बेगार क्या होता था कि जनरली उनको फोर्स्ड लेबर भी करना पड़ता था और उनको बदले में पेमेंट भी नहीं मिलता था। तो ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक एज अ लीडर बाबा रामचंद्र राय, जो खुद एक इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे फिजी में काम कर चुके थे ब्रिटिश के कॉलोनी के पीरियड में। तो ऐसा क्या हुआ कि जो फार्मर्स और पीजेंट्स चाहते ये थे कि उनके टैक्स को कम कर दिया जाए और जो हार्श ट्रीटी के कारण जो लैंडलॉर्ड हेवी टैक्स चार्ज करते थे उन लैंडलॉर्ड्स का बॉयकॉट किया जाए। तो ऐसे इस सिचुएशन में उनको लेट के ये बाबा रामचंद्र इस मूवमेंट से पहले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले, इन्होंने नाई धोबी बंद, मतलब क्या होता है कि जनरली जो बार्बर होते हैं और जो वाशरमैन होते हैं, जो कपड़े धोते हैं और जो बाल काटते हैं, ये जनरली छोटे कास्ट के लोग होते हैं। तो इन्होंने अपने वर्क को परफॉर्म करने से मना कर दिया, जिसके कारण जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको काम करने में दिक्कत होती थी। तो उनको भी ये पता चला कि छोटे कास्ट वाले भी लोग का कोई इंपॉर्टेंस है, और फिर तब जाकर जब ये मूवमेंट आगे बढ़ा तो कांग्रेस लीडर्स के विजन में ये जो टॉपिक था पीजेंट्स का, अवध वाले रीजन का, वो आया, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू उस जगह का दौरा किए और बाबा रामचंद्र के साथ औध किसान सभा एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उसका उन्होंने नींव रखा और बाद में चल के ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। फिर कांग्रेस ने देखा कि जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शुरुआत किया तो देखा कि ये जो फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स है, इसको इस मूवमेंट में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उनके स्ट्रगल और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अगर एक कर दे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैसिव स्केल पे सक्सेसफुल हो सकता था। तो ऐसा उन्होंने किया भी, लेकिन जो वायलेंस, जो अनाज के जो ढेर होते थे, चाहे ऐसा जगह पे जहाँ पे अनाज को रिजर्व रखा जाता था, वहाँ उस जगह को लूट लिया गया। जनरली जो फार्मर्स होते थे एज वायलेंस का यूज़ करके ऑफिसर्स को पीट कर, वहाँ के जो सोल्जर्स होते थे उसको मार कर वहाँ के अनाज को लूट लिया करते थे, और अलग अलग जगह पे वायलेंस का भी न्यूज़ आना शुरू हो गया, जिसके कारण गांधी जी और कांग्रेस लीडर जो नॉन वायलेंस का प्रचार कर रहे थे मूवमेंट में, वो जस्ट उल्टा हो गया। वायलेंस का जब यूज़ होने लगा तो ये बात जो
कांग्रेस लीडर से उनको पसंद नहीं आया, जिसके कारण क्या हुआ कि गांधी जी और कांग्रेस लीडर अनहैप्पी हो गए और जितना वो चाहते थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फार्मर को इंक्लूड करके इससे एक्सट्रैक्ट निकालना, जितना वो चाहते थे कि मूवमेंट सक्सेसफुल हो, उतना हो नहीं पाया इस वायलेंस के कारण। तो हमने देखा पीजेंट्स पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है। अब हम लोग दूसरे सोशल ग्रुप्स, ये जनरली सोशल ग्रुप्स होते भी नहीं है, इनको इंक्लूड ही नहीं किया जाता है, वो है ट्राइब्स। वो जनरली फॉरेस्ट ये अपने आप को मेन स्ट्रीम से कट ऑफ रखते हैं, ये जनरली वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ भी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से उतना फैमिलियर रिलेशन भी नहीं है इनका। तो ट्राइब्स पे कैसा इस मूवमेंट का इम्पैक्ट रहा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्राइब्स के पास मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे एक जगह से अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है तो ट्राइब्स के पास पहुंचाने का उस समय उतना साधन नहीं था, फिर भी गांधी जी का इंफॉर्मेशन नॉन कॉपरेशन का वहां तक पहुंचा। और देखेंगे कि गुदेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पे अलग ही 1920 में गुरिल्ला मूवमेंट, गुरिल्ला वारफेयर एक टेक्निक होता है जिसमें छुपकर एक छोटा सा पॉपुलेशन एक बड़ा सा पॉपुलेशन को हार्म कर सकता है। जनरली 10 से 15 आदमी भी छुपकर 200 से 300 के सोल्जर्स को मार सकते हैं, अगर उनके पास टेक्निक हो, उस रीजन के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज हो तब। तो वो जनरली वायलेंस का यूज कर रहे थे। वहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रिंसिपल आया या ऐसा रूल्स आया जिसके कारण उन्होंने ऐसा तय किया कि एक रीजन को सेलेक्ट करेंगे और जिसे वो नेशनल पार्क या ऐसा एक फॉरेस्ट कवर टाइप का उनको सराउंड कर देंगे, जिसके अंदर शिकार करना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना, ये सब बैन हो जाएगा। जिसके कारण क्या हुआ कि जो वहाँ के जो लोकल नेटिव्स थे, जिनका वो ट्रेडिशनल और जो उनका डेली नीड्स था, कुछ लोग ट्रेडिशनली पेड़ की पूजा करते हैं, अब उनको पेड़ के पास ही जाने से मना कर दिया गया, जिसके कारण वो लोग भड़क गए और उनके लाइवलीहुड्स अफेक्ट हो गए। जनरली वो फॉडर फूड सबके लिए जो लकड़ी का इकट्ठा करते थे, फिर जंगल में जाकर शिकार करते थे, सब मना हो गया, जिसके कारण उन लोगों के बीच में अलग ही उथल पुथल हुई और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, वो भी बेकार के। ऐसा इतना सिचुएशन होना भी कम नहीं था, फिर भी उन लोगों को और फोर्स किया गया बेकार करने के लिए, मतलब अनपेड लेबर का, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसके कारण वो लोग ने रिवोल्ट करने का फैसला लिया। और उनको लीड करने के लिए कैरेक्टर आया अलूरी सीताराम राजू। वो बहुत एक यूनिक कैरेक्टर था। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर है, वो एक बुलेट शॉट को रोक सकते हैं, सामने वाले आदमी के माइंड को पढ़ सकते हैं। भले ही आज के जनरेशन के लोग को ये बात सही ना लगे, लेकिन उस समय के जो ट्राइब्स हुआ करते थे उनको ये बात काफ़ी फैसिनेटिंग लगी और वो उनके बातों में आ भी गए और उनको अपना लीडर बना दिया। फिर क्या हुआ, गांधी जी और सीताराम का क्या रिलेशन था, तो अलूरी सीताराम राजू गांधी जी को जनरली उनके महात्मा नाम से बहुत अट्रैक्ट थे, वो उनके प्रिंसिपल को काफ़ी फॉलो करते थे, उनके अच्छे अच्छे बातों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो टर्म्स थे उन्होंने ही ट्राइब्स के पास अलूरी सीताराम राजू ने पहुंचाया गांधी जी के प्रिंसिपल्स को। लेकिन इतने होने के बाद भी एक प्रिंसिपल उनका अलूरी सीताराम राजू ने फॉलो नहीं किया, जो था नॉन वायलेंस का। इन्होंने जनरली बिलीव किया कि अगर हम लोग फोर्स और वायलेंस का यूज करेंगे तभी हम लोग जाकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और सक्सेसफुल या स्वराज के तरफ हम लोग ज़्यादा जल्दी से जा सकते हैं। जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने गुडेम हिल में जो पुलिस स्टेशन है उस पर अटैक हुआ गुरिल्ला वारफेयर का हेल्प से। गुरिल्ला वारफेयर बहुत दिन तक चला। 1924 में जाकर 4 साल बाद जाकर अलूरी सीताराम राजू को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया 1924 में और एक फोल्क हीरो के तौर पे हो गया। मतलब वहाँ के जो लोकल गीत हैं जो अपने हीरोज या जो पुराने कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, उसमें अलूरी सीताराम राजू अमर हो गए।